समस्त सदस्यों की ओर से सभी का स्वागत करती हूँ और नमन करती हूँ सभी वीर क्रांतिकारियों, सीमा पर तैनात सिपाहियों और शहीदों को, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम सर उठाकर जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। Udan is unfolding drama and acts to awaken nation. It's been working for the past 5 years with a vision to create a productive cultural platform and to hone artistic passion and creativity of students. Udan, during its programs and workshops, always tries to reach out to its participants and interact with them. इसी ध्येय की पूर्ति के लिए विजुअल आर्ट वर्कशॉप के 8 सफलतापूर्वक आयोजित सत्रों के बाद आज इस इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है। इस चर्चा सत्र में हमारे बीच आज उड़ान के 2 महत्वपूर्ण सदस्य उपस्थित हैं, श्री अनुपम भटनागर जी, अध्यक्ष उड़ान, एंड श्री सुमित मलूजा जी, संयोजक उड़ान। आपका स्वागत करती हूँ। चर्चा सत्र विषय रहेगा क्रिएटिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह एक अनौपचारिक सत्र है जिसका उद्देश्य आप सभी से इंटरैक्ट करना है। आप सभी इस मंच पर अपने विचार, अपनी जिज्ञासाएं एवं सुझाव रख सकते हैं। सत्र आरंभ करने से पहले हमारे उड़ान के दोनों वरिष्ठ सदस्य श्री अनुपम भटनागर जी एंड सुमित मलूजा जी से आपका परिचय कराना चाहूंगी औपचारिक रूप से। श्री अनुपम भटनागर जी आधार स्तंभ उड़ान के अध्यक्ष उड़ान। आप नॉर्थ जोन संस्कार भारती के प्रमुख हैं। आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करते हैं और दिल्ली में आपके कई स्कूल्स भी चलते हैं। नमस्कार सर। श्री सुमित मलूजा जी, आप बाय प्रोफेशन आप एक बिजनेसमैन हैं। आप उड़ान के संयोजक के नाते कला और संस्कृति के क्षेत्र में भागीदारी के अलावा पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करने वाली संस्था सुकर्मण को चलाते हैं एवं अन्य कई संगठनों के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी संलग्न हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें। उड़ान आपको सुनना ही नहीं चाहता, आपको देखना भी चाहता है, और फिर ये विजुअल आर्ट वर्कशॉप है तो विजुअली इंटरेक्शन बेटर होता है, इसलिए सभी से निवेदन है आप कृपया अपना ऑन कर लें। सभी के 8 पीसेस सादर आमंत्रित हैं। आप हमें हमारे उड़ान ईमेल पर भेजते रहिए, आपके रेस्पॉन्सेस से हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब मैं हमारे दोनों आज के जो गेस्ट हैं श्री अनुपम भटनागर जी एंड श्री सुमित मलूजा जी, आपसे आग्रह करती हूँ आप यहाँ आए और इस चर्चा सत्र का शुभारंभ करें। धन्यवाद रितु जी। अनुपम जी का परिचय हुआ तो उसमें बताया कि संस्कार भारती के नॉर्थ जोन के आप प्रमुख हैं, तो थोड़ा सा उसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ। नॉर्थ जोन यानी कि इसके अंदर जो उत्तर भारत के अपनी जो 5 स्टेट्स हैं वो आती हैं, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो 5 क्षेत्रों में कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था संस्कार भारती के आप प्रमुख हैं। उस नाते से आपका सब जगह पे प्रवास भी रहता है और इन सब विषयों के बारे में गहन जानकारी और सब बड़े जो स्थापित कलाकार हैं उनसे लगातार मिलना और अपने क्षेत्र में कला का संवर्धन कैसे हो और उसके माध्यम से कैसे समाज में कोई कंट्रीब्यूशन हो पाए, इन सब विषयों पे आपका न केवल चर्चा रहती है पर दिशा भी आप देते हैं सबके साथ। जैसा कि रितु जी ने निवेदन किया, मेरा भी दोबारा से निवेदन है, बहुत अच्छा होगा कि अगर हम वीडियोस ऑन कर लें, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन है तो इंटरैक्शन अच्छा हो पाएगा अगर वीडियोस ऑन होंगे। और थोड़ा परिचय लूंगा। 8 सेशंस हो चुके ऐसा अभी बताया रितु जी ने, तो कोई ऐसे भी हैं जो 8वां सेशन जो है या 9वां सेशन जो है जिसमें पहली बार ही आए हैं, कोई ऐसे हैं क्या? कोई नहीं है, तो यानी कि सब रेगुलर आने वाले हैं। थोड़ा सा और जानकारी के लिए कि सभी के सभी आप दिल्ली से हैं या कोई बाहर से भी हैं। जो बाहर से हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे या अनम्यूट करके बता भी सकते हैं। हैंड रेज करने का स्क्रीन पे नहीं मतलब
हाथ अपने कैमरे के सामने हाथ नहीं रेज करना, मोर ऑप्शन में जाके हैंड रेज करना होगा। बट एनीवे आप अनम्यूट करके बताइए आप कहाँ से हैं एक एक करके। जी, अभिनव कुमार जिनके स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप बताएं, फिर दीपिका सिंह जी, प्रमोद जी बताइए बताइए, अनम्यूट करके बताइए। जी सर, हेलो सर। कहाँ से प्रमोद जी? गुड इवनिंग सर। मैं सर गोंडा से हूँ, अयोध्या के पास पड़ता है, यूपी, बहुत गोंडा अच्छा, जिला। यस ठीक है। और अभिनव कुमार जिनकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उन्होंने भी हैंड रेज किया था, वो भी बताएं। दीपिका सिंह ने भी रेज किया था, बताइए। हेलो जी बताएं। सर, मैं आगरा से हूँ। आगरा से सुनील माली जी। हेलो सर। हाँ सर, मैं सुनील माली, झारखंड से। दीपक जी, बहुत सारे माइक खुले हुए हैं, आप म्यूट कर देंगे, नहीं तो ये आवाज की प्रॉब्लम रहेगी। साक्षी गुप्ता जी ने भी हैंड रेज किया है, रितु रानी और शलाका पाटिल। बताइए, आप भी एक एक करके बताइए जिस सीक्वेंस में मैंने नाम बोले हैं। साक्षी गुप्ता पहले। अनम्यूट कीजिए और बताइए। हेलो सर, मैं लखनऊ से हूँ। कहाँ से? लखनऊ से। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? लखनऊ से है। लखनऊ से, ठीक है। रितु रानी। हेलो सर, मैं मेरठ से हूँ। ठीक है। शलाका पाटिल। हेलो सर, मेरा नाम शलाका पाटिल, मैं मुंबई से। मुंबई से हैं, बहुत अच्छा। और रूपाली महात्रे जी। सर मैं भी मुंबई से हूँ। सर मैं भी मुंबई से हूँ। अरे वाह, अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। राम सुमेर, रोल नंबर 26। नमस्ते सर, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से है, चलिए ठीक है। आप सभी अनरेज कर लीजिए अपने जो ऑप्शन है मोर में जाके। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा नई जानकारी हमें मिली। सामान्यतः जनरली हमारी वर्कशॉप में दिल्ली एनसीआर के लोग रहते हैं। मुझे क्यूरियोसिटी थी क्योंकि ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं या बाहर के हैं, और बच्चे ही हैं या बड़े भी हैं? तो मैं देख रहा हूँ कुछ आप में से ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, और आपने इंटरेस्ट दिखाया है अपने आप को लर्निंग के लिए, आप कमिटेड हैं, अपना टाइम निकाल के इसमें आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, मुझे एक और जानकारी चाहिए, वो ये जानकारी चाहिए कि आप में से कौन कौन है जो ऑलरेडी इस फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जिनकी संख्या ज्यादा है वो बताएं, यानी कि कर रहे वाले की संख्या ज्यादा है तो वो ना बताएं। जो कम है, यानी कि जो पहली बार आए हैं इस वर्कशॉप में या नया कुछ पहली बार सीख रहे हैं, वो ऐसा। चलिए पहले जो नए हैं वो बताइए। जो फर्स्ट टाइम किसी वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे हैं वो हैंड रेज कर दीजिए। राम सुमेर ने किया है, और समीक्षा, प्रमोद कुमार और अभिनव, ठीक है, साक्षी गुप्ता। तो लगभग 50 में से 5-6 हैं जो पहली बारी। श्रेया सरकार, तो 6-7 नाम ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग हाथ खड़ा करने से या तो वो हैंड रेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसा मान लें कि 12-15 लगभग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, बाकी सब पहले से इस फील्ड में हैं। ठीक है ना, ऐसा ही मान लेना। कोई बताएगा हाँ या ना? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी, मैं रामलता हूँ सहारनपुर से, और मेरी जो आईडी है ये अभिनव कुमार के नाम से चल रही है। ठीक है जी, ठीक है जी, जी ठीक है। अभी जानकारी के रूप में एक और चीज मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे, कि आप में से जो उड़ान से पहले से कनेक्टेड हैं वो एक बारी हैंड रेज करेंगे। उड़ान की पहले किसी वर्कशॉप में आए हुए हैं, पहले से जानते हैं उड़ान को। 4, तनु जैन, प्रमोद कुमार, ईशा पाल, रितु रानी, समीक्षा, वसुंधरा, गौतम।
प्रीति कुमारी, रजनी किरण झा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अबाउट 20%, बाकी सब नए हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है कि नए लोगों को हम यहाँ पे लाने में सफल हुए, ठीक है। तो आज का सब्जेक्ट तो बताया ना आपने, पोस्टर में भी देखा होगा और आपने अभी बताया भी रितु जी ने, क्रिएटिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताइए क्या लगता है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी, इसका क्या मैच है? कौन बताएगा? जिन्होंने पहले से हैंड रेज किए हैं वो उसको हटा लें, और जो बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे। जी, क्या रिलेशन है क्रिएटिविटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? हमारे पास बहुत सारा टाइम है और मेरे पास बहुत सारी बोलूंगा, तो अच्छा ये रहेगा कि आप हैंड रेज करें, नहीं तो फिर मैं नाम बोलूंगा और आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगी, फिर कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। जी मनिका सचदेवा, अनम्यूट कीजिए और वीडियो भी ऑन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हेलो जी बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मैं पहले तो उड़ान का धन्यवाद करना चाहूंगी। एज अ मैं टीचर होने के बावजूद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं बाहर फील्ड में नहीं सीख सकती थी। मुझे उड़ान ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत नॉलेज दी, जो आने वाले बच्चों को मैं हेल्प कर पाऊंगी, जो मुझे लगता है। मुझे दिल से उड़ान का धन्यवाद करती हूँ। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इसलिए कि बच्चे, कई बार क्या होता है, कई लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग पढ़े नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, कम नहीं है, तो एज अ ड्राइंग के जरिए से या हम आर्ट के जरिए से उनको कई चीजें हम बता सकते हैं कि मतलब ये कुछ फीचर, जैसे हम लोग स्कूल में भी पोस्टर, ये जगह जगह पोस्टर लगाते हैं सफाई अभियान का या किसी भी चीज का, तो लोग देख के भी करते हैं उसको कि नहीं ऐसे डालना है, इसका यूज करना है। तो मेरे हिसाब से ये चीज है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उड़ान के सभी सदस्यों का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मनिका जी। ठीक है, मनिका जी ने स्टार्ट करा, अब नेक्स्ट कौन है? क्रिएटिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वसुंधरा जी। सर सॉरी, वो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। मेरा वो कनेक्टिविटी टूट जाता है वीडियो ऑन करने से। जी बताएं, जी बताएं। सो आई थिंक दैट सोशल, एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक आवर सोसाइटी बेटर, टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी द वे इट इज। सोसाइटी जैसी है उसको उस तरह से रिप्रेजेंट करना और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद करना। और आर्ट हमेशा एक मीडियम ऑफ रेजिस्टेंस रहा है अगेंस्ट द अथॉरिटेटिव रिजीम। किसी भी तरह का वो आया हो, तो आर्टिस्ट जो है उसे वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उसे बेहतर किया जा सके ताकि हमारा समाज जो है वो प्रोग्रेस कर सके। बहुत अच्छा वसुंधरा जी। जो आपने शुरू में बोला वो आई थिंक दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। हम सब नागरिकों की जिम्मेवारी है। क्रिएटिविटी की फील्ड में अगर हम हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेवारी भी आ जाती है, और मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा पावर भी है। वो एक्स्ट्रा पावर को भी थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे, अभी बात करेंगे। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रमोद कुमार। हेलो जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर क्रिएटिविटी मतलब जैसे आप पिछले सेशन में अमित दत्त सर ने बताया था कि क्रिएटिविटी मतलब होता है खुद से, मतलब खुद से जो प्रकट करना या खुद से सोचा हुआ चीज जो पेपर पर उतार देते हैं। आई थिंक सर जो उन्होंने बोला, मतलब कि सर ने बोला था कि जैसे हम अगर हम गुस्से में हैं तो कोई भी अगर हम कलर उठाते हैं तो हमारे पास गुस्से वाले कलर आते हैं, जैसे ब्लैक, रेड, इस टाइप के कलर आते हैं, और हम पेंटिंग में वो फीलिंग नहीं आ पाती है। अगर हम जैसे गुस्से में होकर कोई हमें बोले राधा श्री कृष्ण का चित्र बनाया जाए तो हम बना तो देंगे लेकिन वो सब फील नहीं आएगा उसमें। ये चीजें होती है सर। उन्होंने बोला क्रिएटिविटी मतलब कि जो स्वच्छता, मतलब स्वयं और समझदारी, स्वच्छता हो, मतलब ठीक है प्रमोद जी। और बताइए कोई। ऋषभ बत्री जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा मानना यह है कि क्रिएटिविटी
और सोशल जो हमारा दायित्व बनता है सोसाइटी के अगेंस्ट। तो क्रिएटिविटी मतलब एक आर्टिस्ट के पास एक माइंड का विजन होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकता है, लोगों तक अपने सोशल मैसेजेस या कुछ भी पहुंचाने के लिए वो क्रिएट कर सकता है कुछ भी। तो ये हमारे पास एक अलग से पावर होती है कि हम बोलने की बजाय किसी को कुछ बनाकर या कुछ सिंबॉलिक देकर उनको ज़्यादा जल्दी समझा सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत तो अच्छा। मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट के पास एक फ्रीडम भी होती है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हम सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हम अपने आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। लाइक हमारे पास ये फ्रीडम होती है क्रिएटिविटी। तो बिल्कुल ये ठीक हमारे है। पास एक प्लस पॉइंट होता है कि हम उससे काम करें तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम सोसाइटी को कुछ दे भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी। ठीक है ऋषभ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम 52 पार्टिसिपेंट्स हैं, उड़ान से जुड़े हुए लगभग हम मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं या 8 होंगे मैक्सिमम, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स हैं। जो ऋषभ जी की बात से एग्री नहीं करते हैं वो हैंड रेज कीजिए, देखते हैं 44 में से कितने एग्री कितने डिसएग्री करते हैं। मनिका जी, प्रमोद जी, ऋषभ, आप प्लीज अपना ये लोअर हैंड का ऑप्शन है उसको यूज कीजिए। जी बताइए, ऋषभ जी ने जो कहा उसमें या तो ऐड ऑन करना है या डिसएग्री करते हैं, वो दोनों एक बारी हाथ खड़ा कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं कुछ कुछ नाम बीच में बोलूंगा क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन होगा तो आपको अच्छा लगने वाला है इस सेशन का, अदरवाइज ये काम का नहीं रहेगा। ऋचा शर्मा, गुनिंद्रो सिंह, वाई गुनिंद्रो सिंह जी, स्नेहा गुप्ता, आप तीनों में से कोई कुछ ऐड करना चाहता है क्या? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी ऋचा जी। हाँ जी, मैं ऋचा शर्मा हूँ और मैं केशव महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। और मैं उड़ान से जुड़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन मुझे जब मौका मिला उड़ान से जुड़ने का तो मेरा अंदर का जो एक छोटा मोटा आर्टिस्ट था वो जाग गया और मुझे लगा जो मैंने बहुत पहले कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कुछ ड्राइंग वगैरह की थी वो मैं दोबारा रिवाइव कर सकूं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे, और इतने रिनाउंड कलाकार जो आए उन्होंने जो भी हमें सिखाया वो सब सीख कर। और जहाँ तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी का संदर्भ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, तो आज के संदर्भ में तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्रिएटिविटी को, हम सब की क्रिएटिविटी को समाज तक पहुंचाने में, और वो भी बहुत जल्दी। क्योंकि लॉकडाउन के समय में भी यदि हम 100 लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर एक कॉमन गोल को रीच करने के लिए इतना प्रयत्न कर सकते हैं, तो दूर दूर देश के गांवों में या दूर दूर कोने पर भी यदि हम अपनी क्रिएटिविटी से समाज को जागृत करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि जो आता एक से एक जो मोटिव होता है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी इन दोनों का समन्वय जब होगा तो हमारे समाज जागरूक पड़ेगी, और मुझे लगता है कि सब एक दूसरे के सहयोग में और आगे भी आएंगे। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेंगे? ऋषभ जी ने कुछ 2-3 पॉइंट रेज किए, उन्होंने बोले सिटीजन, और शुरू में बाकी जो अपने पार्टिसिपेंट कहा कि एज ए सिटीजन हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस स्पेक्ट्रम है, हम किसी भी फील्ड में हैं जिम्मेदारी है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्योंकि हम विजुअली अपने आर्ट के थ्रू मैंने थे कुछ बताइए। हेलो सर, सुनील मान रहा हूँ कि सकारात्मक बदलाव की जरूरत होती है, उस समय क्रिएटिव इंट्यूशन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे किसी मैम ने अभी बोला था कुछ देर पहले कि हम पोस्टर्स बनवाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, करेक्ट? वैसे एडवर्टाइजमेंट भी है, तो अलग अलग मीडियम से हम पॉजिटिवली एक निश्चित एम गोल को देखते हुए हम उसमें बदलाव लाने की करते रहते हैं। बहुत अच्छा जी, भी कुछ कहना चाह रहे हैं जितेंद्र कुमार।
जितेंद्र कुमार। हेलो जी बोलिए। उड़ान के और स्पेशली विजय भारत जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप जितने भी संस्था के माध्यम से जुड़े हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है कि मैं काफी समय बाद मैं भी जुड़ा हूँ इससे। और मैं भी पहले एक राष्ट्रीय में था, मैं भी क्रिएटिविटी के द्वारा बच्चों को खिलाता था। यहाँ कला के माध्यम से है, तो क्रिएटिविटी तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो परिवार उसको सपोर्ट भी करता है, मगर जब जैसे जैसे प्रक्रिया के ही सदस्य समाज उससे दूर हो जाता है, तो मेरा कहना है कलाकार का एक तो फर्ज बनता है कि या हर नागरिक का भी एक फर्ज बनता है कि कला के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ना चाहिए, और कला के माध्यम से बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रमोद जी कुछ ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जी बताइए। यस सर, मैंने अभी मुझे याद है सर, जब मुझे क्लास में सर पढ़ा रहे थे तो उन्हें गोर्निका पेंटिंग के बारे में कुछ बताई थी सर। तो स्पेन में जो बमबारी हुई थी सर, तो उसको लेके जब पिकासो ने पेंटिंग बनाई थी, तो उनकी सोच को लेकर लोग इतने प्रभावित हुए थे कि उनको आर्थिक मदद करने के लिए उस पेंटिंग ने मजबूर कर दिया था लोगों को। तो मेरा मानना यह है सर कि पेंटिंग कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत लाभदायक है और समाज को बहुत ज्यादा प्रदर्शित भी कर सकती है सर, ये मेरा मानना है सर। बहुत अच्छा। वाई गुनिंद्रो जी, आपने अनम्यूट किया था, आप भी ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए। वाई गुनिंद्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि आपने स्पेसिफिकली पेंटिंग के बारे में बताया। किसी भी प्रकार का जो आर्ट है उसके पास एक पावर ये रहती है कि वो हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से इंटरैक्ट करता है, और ये हम देखते हैं। ये जो पूरी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है वो इसी थ्योरी के ऊपर चल रही है, इसी के बेसिस पे वो सारा काम रहता है। जो सामान्य से दिखने वाला जो होर्डिंग है, जो आपसे कुछ नहीं बोलता, वो आपको कुछ नहीं कहता, आप सामान्य निकल रहे हैं वहां से, लेकिन आपके आंखों ने देखा और आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है उससे जो आउटपुट होने वाला है, यानी कि आपकी सोच किस दिशा में जाने वाली है, आपका निर्णय कैसा रहने वाला है, उसको इम्पैक्ट करता है बिना आपके कॉन्शियस माइंड को पता चले। तो ये एक पावर है विजुअल्स की, ये पावर है आर्ट की किसी भी फॉर्म की। बड़े से बड़े लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि हमने वो अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में सुना है, जब लता मंगेशकर जी ने वो गाना गाया चाइना से युद्ध के बाद, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो किस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, पहुंच जाते हैं, ये केवल और केवल आर्ट के माध्यमों से संभव है। एक छोटी सी मैं इसमें कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मोहन नाम का 8 साल का बच्चा था। वो एक छोटी जगह पे रहता था, गांव तो नहीं कस्बा उसको कहेंगे। तो एक दिन शाम को वो भागा भागा अपने घर आया, बोला कि पिताजी यहाँ पे नौटंकी चल रही है, मैं वहां पे देखने जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊं? उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ। तो वो वहां पे गए और जाके नौटंकी में जैसे लोग सामने बैठते हैं वहां जाकर बैठ गए। तो सामने एक दृश्य चल रहा है जिसके अंदर राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, उसका उनका चित्रण हो रहा है। गुनिंद्रो जी म्यूट कर दीजिए आप। तो उनके जीवन दीपक जी फिर से अनम्यूट हो गया है, आप जरा देखिए ये। तो उनके जीवन का चित्रण चल रहा है, उसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो एक शमशान गृह पे वहां पे नौकरी कर रहे हैं, और जो उस जगह को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसने उनको कुछ सैलरी के ऊपर रखा हुआ है, और उसका एक नियम है कि एक कुछ पैसे लिए जाएंगे और जो भी शरीर को जलाने के लिए फिर अनुमति मिलेगी। दीपक जी जरा देखिए ना, ये म्यूट हो रहा है ये माइक। तो ऐसा बताते हैं कि वो जिस तरह नियम बना हुआ था, कोई भी
परिवार मृत शरीर लेके आता था, कुछ राशि उससे ली जाती थी और फिर वो उसको दाह संस्कार करने की अनुमति मिलती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो जो शमशान गृह चलाने वाला जो व्यक्ति था, उसने शहर से बाहर किसी काम से जाना था। उसने पीछे हरिश्चंद्र को जिम्मेवारी दी कि आप इस स्थान को चलाएंगे, लेकिन आपको यहाँ के नियम कानून मालूम है, आप उससे नहीं हटेंगे। आपने जो भी परिवार आएगा मृत शरीर लेके, उससे जो राशि तय है वो लेनी है, तभी उसको अनुमति देनी है अंदर आने की। तो वो व्यक्ति चला जाता है। उसी दिन रात को हरिश्चंद्र वहां पे अपना जैसा जिम्मेवारी उनको मिली हुई है, रात को देर रात तक वहां पे थे, तो एकदम से बाहर से किसी के रोने की आवाज उनको सुनाई दी बहुत जोर जोर से, और उनको लगा कि ये आवाज कहीं जानी पहचानी है। तो भागकर देखा बाहर जाकर, तो देखा कि उनकी पत्नी उनके छोटे बच्चे को हाथ में लेके आई है और वो बता रही है कि उसको सांप ने डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। तो एक छोटा बच्चा, उसकी मृत्यु हो गई तो कैसा वो रहा। हरिश्चंद्र भी, वो सब परिवार पूरा रोने लग गया बुरी तरह से, और वो बहुत देर तक इस तरह चलता रहा। जब मन थोड़ा शांत हुआ तो ऐसा लगा कि अब शरीर को अब उसका दाह संस्कार करना चाहिए। तो वो अंदर ले जाने के लिए परिवार आगे बढ़ा, तो हरिश्चंद्र ने रोक दिया। उसने बोला कि देवी, आपको जो शुल्क तय है वो देना पड़ेगा। और वो बहुत गरीब थे, तो इसलिए उनके पास शुल्क देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो हरिश्चंद्र ने ऐसा बताया, उस चित्रण जो हो रहा था उसमें ये चल रहा था कि वो शरीर को जलने नहीं दिया जब तक अगले दिन शमशान गृह का जो चलाने वाला था मुख्य व्यक्ति वो नहीं आ गया, और यहाँ पे वो सीन खत्म हो गया। और जो मोहन जो बैठा देख रहा था, वो देख के बड़ा प्रभावित हुआ कि सत्य के प्रति कैसी निष्ठा है। वो मोहन और कोई नहीं था, बड़ा होके वो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम गांधी जी के नाम से जानते हैं, ये उनके जीवन की सत्य घटना है। तो वो गांधी जी, वो एक छोटे से नाटक का दृश्य देखकर वो मोहन जो लड़का है वो गांधी जी बन गया, सत्यनिष्ठ बना। उनके बारे में हम सभी जानते हैं किस प्रकार की उनकी सत्य के लिए निष्ठा थी। तो ये कला का प्रभाव है। ये जो नाटक का जिसने मंचन किया, जो उसमें कलाकार थे, वो उनको मालूम नहीं होगा कि हमारे ऐसा करने से सामने क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है। आप जो पेंटिंग बनाते हैं, आपने अपनी जो पेंटिंग बनाई उसमें क्या दिखाया, क्या बनाया, और वो किन लोगों ने देखा, उन लोगों के मन पे क्या प्रभाव रहने वाला है, वो प्रभाव उनके जीवन में स्थायी होने वाला है या वो कुछ दिन के लिए अच्छा करने वाला है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन ये शक्ति है, ये पावर है आर्ट की। वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड से इंटरेक्ट करती है, आपके इमोशंस को जगाती है, आपके अंदर सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती है। क्योंकि सामान्यतः जब हम किसी व्यक्ति के सामने होते हैं, हम बात करते हैं और वो हमें कुछ बताता है कि आप में ये कमी है या आपको ये करना चाहिए, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको ब्लॉक करता है, हम वो सच को मानते नहीं है। कोई हमें कुछ काम करने की प्रेरणा देता है तो हम बोलते हैं कि नहीं ये तो मैं करता ही हूँ, मैं करता हूँ, ये एक सामान्य हमारा मन रहता है। लेकिन जब हम किसी किताब के सामने, किसी पेंटिंग के सामने, किसी गीत संगीत के सामने, किसी नाटक के सामने बैठे हैं, तो हम जस्टिफाई नहीं करते। जो चल रहा है उसको हम इंटरनलाइज करते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं, समझते हैं। जब वो सोचते हैं, समझते हैं, तो हमारे में क्या कमियां हैं उस विषय से संबंधित तो हमारे ध्यान में आती हैं और कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जो आप कर रहे हो, पहले तो उसका महत्व आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने एक छोटी सी बात करी। मुझे ये भी जानना था कि हमने बात की है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तो आपको पता चल गया और ये आपको मालूम ही है, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ध्यान कराया कि आपके पास वो एक्स्ट्रा पावर है जिससे आप समाज की दिशा तक बदल सकते हो, लोगों के मन पे प्रभाव डाल सकते हो। लेकिन वो विषय क्या हो? क्या यहाँ पे जो 56 पार्टिसिपेंट हैं, क्या हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं हमारे आसपास वो मालूम है या नहीं है, या हम इतने अवेयर हैं कि एक एक चीज जो हो रही है हमारे आसपास उसकी हमें जानकारी है? तो मुझे आप ही से पूछना है कि आप बताइए, करंटली आज के समय में कौन कौन से सामाजिक विषय ऐसे लगते हैं जो अभी बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं, जिसके बारे में
पूरा देश सोच रहा है, पूरा समाज सोच रहा है, और उसमें हमें भी कुछ ना कुछ सोचना है, हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है। चलिए शुरू करते हैं। हाथ ऋषभ जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया है जी। दीपक जी इसको वो गैलरी व्यू पे कर दीजिए, स्पॉटलाइट हटा के, मैं उनको देख पाऊंगा। ऋषभ जी अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर ऋषभ जी। हाँ जी सर, मेरा मान जी ऋषभ जी। हाँ जी सर, करंट इशू जो चल रहा है सबसे बड़ा सोसाइटी में देखा जाए 2020 में, सबसे मेन तो जो हम बोल सकते हैं लाइक कोरोना था, बट उसके बाद जो ऋषभ आपकी आवाज नहीं आ रही, कोरोना के बाद आवाज नहीं आई। ज्योति आप बताइए, शायद उनका फोन या उनका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। सर आई फील कि करंटली डिप्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा हो गया है लोगों की लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना की वजह से जो भी हमारे यहाँ पेंडेमिक का जो इशू है, और उसके अलावा आई फील डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो कला के माध्यम से हो। कला में भी वही कला के माध्यम से ही कहूंगी कि कला में भी बहुत सारी तरीके हैं, जैसे हम कोई पोस्टर बना के कर रहे हैं, या हम कुछ व्यक्ति अपनी कुछ अभिव्यक्ति दे रहे हैं, हम से कविता की फॉर्म में कर रहे हैं, या कुछ हम आर्टिकल या ब्लॉग्स लिख रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें हमें परेशान करती हैं और हमारा मन करता है कि हम उस चीज के लिए लिखें या उस चीज को प्रेजेंट करें, ताकि लोग उसके ऊपर कुछ अपनी कुछ काम करें और आगे बढ़े, कुछ अपना दिशा बदले, मन की मनस्थिति बदले। तो ये मेरा मानना है। जी आपने विषय बताया कि डिप्रेशन, कोरोना की वजह से डिप्रेशन, ठीक है, एक प्राइमरी आपने इशू बताया, आपने बताया और भी चीजें हैं। जी ऋषभ आपकी आवाज कट गई थी, आप बताइए कोरोना के कारण आगे कुछ बता रहे थे, अनम्यूट करके बताइए। एक 891E0281 उन्होंने भी अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्रेया सरकार। दीपक जी आपके वहां से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लें। जी श्रेया सरकार बताइए। जी गुड इवनिंग। मैं बोलना चाहती थी दैट यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है दैट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीयर प्रेशर। ये एक बहुत बड़ा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे क्लास के ही स्टूडेंट्स हैं बहुत, जो ऐसे वो फील करते हैं दैट वो हमारे गैंग के नहीं है, या हम उन्हें एक जैसा बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत है ऐसे स्टूडेंट जो डिप्रेशन के कारण इवन सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने आर्ट से। ठीक है, ठीक है। और ईशा पाल, श्रेया लोअर हैंड का ऑप्शन यूज कर लीजिए आप। ईशा पाल बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर ये जो है जो भी बताया डिप्रेशन, इसके साथ साथ और भी बहुत इश्यूज हैं। जैसे सर सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया है, और एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस बहुत है। एग्रीकल्चर पे अभी इतना फोकस नहीं हो पा रहा है। और सर सैनिटेशन और हेल्थ केयर भी बहुत बड़ा इशू है अभी। हेल्थ केयर की वजह से बहुत लोग सफ़र करते हैं। एंड सर यस, ये सब है जो हमें अभी देखने को मिल रहा है अभी करेंटली। ठीक है, ठीक है। और कौन बताएंगे? ऋषभ आपका अभी भी हैंड रेज है। वो लाइट सर कहना चाहता हूँ मैं, वो लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया, सॉरी फॉर दैट। बताइए। हाँ जी सर, मेरा वही कहना था कि लाइक जैसे कोरोना तो चल ही रहा है, बट उसके साथ हमने 2020 में देखा कि डिप्रेशन की वजह से भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक उनके आसपास लोग ना होने की वजह से, या वो किसी से बात नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स थी जो शेयर नहीं कर पाए, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कमेंट करे।
तो मैंने अभी रिसेंटली एक आर्ट वर्क भी बनाया था उसी के ऊपर कि मतलब डिप्रेशन के मेन क्या रीजंस होते हैं, लाइक कि बच्चों की एज में या सीनियर एज में मतलब आपकी लाइफ में डिप्रेशंस कैसे आते हैं। तो मैंने उस चीज पे भी काम किया था। और तो जो आप स्कूल लाइफ, जैसे एक मैम ने एग्जांपल दिया स्कूल लाइफ का, या हर जगह वो वाली सिचुएशन हमें हर की फेस करनी पड़ती है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो एक फेस आता ही है हर किसी की लाइफ में, हर टाइम पे वो फेस आता है। तो लाइक उससे हमें कैसे करना है तो वो हमारे ऊपर होता है सर। ठीक है, तनु जैन। सर डिप्रेशन तो अभी रिसेंट इतना बढ़ गया है, नहीं तो जो इंडिया का सबसे बड़ा सोशल इशू इस वक्त मुझे लगता है वो है ईव टीजिंग, रेप, जो सेफ्टी गर्ल्स के लिए नहीं है, वो चीज ज्यादा इस वक्त इशू में है। अभी एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ है जिससे एक लड़की की जान गई है, शी वाज अ टॉपर, पर ईव टीजिंग की वजह से उसकी जान चली गई। ओके, जी ठीक है, ये भी इशू है। और कोई इशू किसी के ध्यान में आता है क्या? जी, काजल जैन। काजल जैन, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सर कैन यू हियर मी? जी सर डोमेस्टिक वायलेंस, कोरोना के टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ी है। जी हाँ, कि मतलब वुमेन्स के ऊपर और भी अत्याचार हो रहा है, और नॉट ओनली वुमेन्स, चाइल्ड्स, दे आर प्रेशरिंग टुवर्ड्स चाइल्ड्स टू वर्क मोर। जी, ठीक है। और ऋचा शर्मा जी। हाँ जी सर। सर जैसे कि मैंने बताया, मैं शिक्षण के फील्ड में हूँ। तो आजकल तो वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आजकल बच्चों के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस का काफी प्रेशर है। और मेरे सामने भी एक ऐसा एक वाकया आया है, जैसे हमारे कॉलेज में एक बच्ची है जिसके जो परिवार है वो बिहार में फ्लड्स की वजह से अव्यवस्थित हो चुका है, श्रमिकों का पलायनवाद हुआ है। तो मे भी शायद वो उसी कैटेगरी को बिलोंग करती थी। हमारा समाज आज की डेट में हैव्स और हैव नॉट्स में बंट चुका है। तो उस के चलते हुआ क्या है कि वो कहती है कि मेरे पास आजकल डेटा प्लान खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका घर बर्बाद हो चुका है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इतने फ्लड्स आए हैं, तो आप बताइए कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करूं। तो ये भी आजकल का एक बहुत ही बर्निंग इशू है कि हमारा जो समाज है, मतलब हम लोग क्योंकि हमारे सर पर छत है, हमारे पास वी आर अर्निंग ऑल्सो, तो ठीक है, हम जो चीजें अफोर्ड कर सकते हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत इजीली अवेलेबल है, और इसमें ऐसा क्या है, एक डेटा प्लान ही तो खरीदना है। लेकिन वो जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके मुंह में आज तक आजकल की क्योंकि कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं लॉकडाउन हुआ पड़ा है, किसी के पास रोजगार नहीं है, तो उनके मुंह में दाने को जाने के लिए दाना तक भी नहीं है, तो वो डेटा प्लान खरीद कर पढ़ाई कहाँ से करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है आज का एक बहुत ही ज्वलंत इशू है। जी, ईशा आपने दोबारा से हैंड रेज किया, आप बताइए, फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। यस सर, आई एम फ्रॉम द सेम कॉलेज, केशव महाविद्यालय, जो भी मैम है ना, मैं भी केशव महाविद्यालय कॉलेज से हूँ। सर मेरा भी यही है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है इंडिया में। ये थियोरेटिकल बहुत है, बट प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे नहीं है। जैसे कि सर अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हम फेस कर रहे हैं, आई थिंक 70% DU जो है इसके अगेंस्ट है, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो वही सर थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड नहीं है एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। क्या है कि जो मैंने ये पूछा ना प्रश्न कि आपको सोशल इश्यूज मालूम है कि नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि हमारी कितनी अवेयरनेस है। मुझे लग रहा है कि आप सभी अच्छे तरीके से अवेयर हैं, आपको मालूम है क्या क्या समस्या है, और हम उसको फर्स्ट हैंड भी कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें मेरे को लगता है कि कुछ एक दो चीजें हमें और हमारी जब पूरा हम सोच रहे हैं इसके बारे में, तो कुछ चीजें मिस आउट हो गई। वो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस आउट नहीं होनी चाहिए। एक एनवायरनमेंट का इशू ऐसा है जिसपे मुझे लगता है कि हमारे सबके ध्यान में हर समय रहना चाहिए। उस पे क्योंकि बहुत बड़ा काम हो रहा है, हर स्टेप पे काम हो रहा है। स्कूल्स में इको क्लब्स हैं, कॉलेजेस में हैं, गली मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस सब जगह पे काम हो रहा है।
वो एज एन आर्टिस्ट हमारी अवेयरनेस की जो सारी बातें हैं उसके अंदर छूट नहीं जाना चाहिए। दूसरा एक रादर 2 और इश्यूज हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके ध्यान में रहें हमेशा। वो है एक फेक न्यूज का इशू जो करंट वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, स्पेशली जब हम सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो फेक न्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक थ्रेट है, वो पूरी की पूरी कंट्री को मिसलीड कर सकता है। और ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मुझे लगता है कि उसमें जाएंगे तो टाइम हमारा बहुत ज्यादा चला जाएगा, पर कुछ कंट्रीज में सिविल अपराइजिंग के नाम पर सरकारें बदलने के लिए उसका सोशल मीडिया का उपयोग करके फेक न्यूज चलाई गई और उसको एक पब्लिक मूवमेंट में क्रिएट किया गया और फिर उसके बाद सरकारें गिरा दी गई। चलाने वाले वो थे जिनका उद्देश्य ही केवल सरकार बदलना था, उनकी फेवर की सरकार आए, केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव था। इस तरह से, या तीसरा विषय जो है वो है डिवीजन इन दी सोसाइटी। हम ये हर रोज देखते हैं कि चीजों को किस तरीके से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया जाता है, उसके पीछे का केवल और केवल मुद्दा ये रहता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी हमारी आइडेंटिटीज एंड सब आइडेंटिटीज होती हैं, उनमें वो फॉल्ट लाइन को कैसे बढ़ाया जाए। मान लीजिए कल को 2 लोगों की आपस में लड़ाई होती है और एक ने दूसरे को मार दिया, तो ये सामान्य घटना है, किसी की आपस में लड़ाई हुई, उसने किसी को 2 चांटे लगा दिए और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ चोट लग गई। अगले दिन अखबार में आता है कि एक ब्राह्मण ने दलित को मारा। तो जब लड़ाई करने वाले थे उनको नहीं पता था कौन ब्राह्मण है कौन दलित है, ना वो ऐसा कुछ कर रहे थे। या अगले दिन आता है हिंदू ने मुस्लिम को मारा या मुस्लिम ने हिंदू को मारा, दक्षिण भारतीय ने उत्तर भारतीय को मारा, लड़के ने लड़की को, यानी कि जेंडर डिवाइड, एज डिवाइड, आपकी रिलीजन जो आपकी पूजा पद्धति है, रिलीजन नहीं कहेंगे, रिलीजन अपने यहाँ पे कुछ और मतलब है, धर्म का कुछ और मतलब है अपने यहाँ पे, वेस्टर्न डेफिनेशन कुछ और है। बट एनीवे, कहने का भाव यह है कि जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं उनमें क्या अलग अलग है उसको शोकेस किया जाता है कि जैसे कि ये आपस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। ये 3 चीजें मुझे लगता है कि आपने नहीं बोली, बाकी सब बिल्कुल वैलिड है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट, फेक न्यूज और सोशल डिवीजन, ये 3 चीजों पर भी हमारी दृष्टि ठीक रहनी चाहिए। अपने को ध्यान रखना चाहिए कि सच में और झूठ में अंतर क्या है, तो वो थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। हम कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं, हम कोई न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं, हम टीवी पे कुछ देखते हैं, वो सतही जानकारी है, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन। आपने कुछ सुना, उसके आधार पर अपना मन बनाया, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाना, उसका उदाहरण भी है अपने पास। हमने ये देखा कि कुछ समय पहले सीए के ऊपर बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे देश में समस्या भी रही। उस समय की बात है, मेरा बहुत सारे युवाओं से, बहुत सारे यूथ से इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे बड़ा बुरा भी लगा और शॉकिंग भी था वो कि बहुत सारे लोगों को फैक्चुअल जानकारी नहीं थी। जो उन्होंने व्हाट्सएप पर देखा वो उसको सच मान रहे हैं। मुझे एक इस तरह के इंटरेक्शन सेशन में एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आपको मालूम नहीं है, असम में 10 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। ऐसे 10 लाख लोग डिटेंशन सेंटर, ये कैसे संभव है? बोले सर मैंने पढ़ा। अच्छा, वो 10 लाख डिटेंशन सेंटर एक ऐसी फिगर है कि जो आपको ना कभी कहीं पे मिलेगी ना कभी कहीं है, और डिटेंशन सेंटर है क्या इसके बारे में भी लोगों को बहुत सारी वो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। डिटेंशन सेंटर बेसिकली क्या रहता है कि जेल के अंदर कोई व्यक्ति बाहर से आया है, जिसने उसका वीजा का पीरियड निकल गया और वो गलती से रह गया इस देश में, तो उसको जेल में न डाल के एक ठीक फैसिलिटी वाली जगह दे दी जाए जब तक उसके केस का फैसला होता है। तो ऐसा डिटेंशन सेंटर नाम की चीज है। पूरे इंडिया में ये स्टेट मैटर है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। पूरे इंडिया की सारी टोटल कैपेसिटी कुछ हजारों में होगी, 10 लाख तो बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं कि बहुत समय पे बहुत सारे लोग, चाहे उसमें राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे उसमें समाज में अपना कोई जो अपना उनका कोई लक्ष्य है उसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के वो झूठ चलाए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम सुपरफिशियली चीजों को देखते हैं। मेरे अगर 4 दोस्तों ने एक चीज भेज दी तो मुझे लगता है कि ये परम सत्य है, इसमें तो अब कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइकिंग, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल आइडियोलॉजी को सूट करती है या नहीं करती, रिगार्डलेस ऑफ दैट फैक्ट,
आप उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बड़े सारे तरीके हैं। 90% चीजें तो थोड़ा सा ही ढूंढने पे मिल जाती हैं, 10% में थोड़ा और रिसर्च करना पड़ता है। तो एक ये हो गया। एनवायरनमेंट के ऊपर भी अपने को पर्सनल लेवल पे बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। सभी कामों पे, सभी विषयों पे काम करने की आवश्यकता है जो आपने बताए। मुझे लगता है कि इसके अंदर हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ जाए कि मैं अकेला क्या करूंगा, या हम 50 लोग यहाँ पे सोशल इश्यूज की बात कर रहे हैं, अरे हमारे करने से क्या होगा। आता है क्या ऐसा मन में, या मैं तो अभी बहुत छोटा हूं या छोटी हूं? किसी के मन में आता है क्या सर? नहीं आता? सब एकदम सुपर कॉन्फिडेंट पक्के लोग। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। आपने ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना है? किसी ने सुना है क्या? मैंने नाम ठीक बोला ना? किसने सुना है एक बार हैंड रेज करेंगे क्या? भाई ये तो देखो, अभी आप हाथ तो ऐसे कर रहे थे सारे जिनके मैं देख रहा हूं ना, और हाथ कोई नहीं रेज कर रहा। सो मैं बता देता हूँ, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश एक्टिविस्ट है एनवायरनमेंट की। अभी वो 17 साल की हैं। जब वो 13 साल की थी उन्होंने एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू किया था। आज के टाइम पे उसके सोशल मीडिया पे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 CR, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ लोग उसके फॉलोअर हैं, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से एनवायरनमेंट के ऊपर, इश्यूज के ऊपर अवेयरनेस फैलाती है, लोगों को उस पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैंने बताया, वो 13 साल की थी जब उसने शुरू किया, आज के टाइम पे वो 17 साल की है। शी इज वेरी वेरी वेल नोन। और उसका जो शुरुआत हुई थी ना, वो ऐसी, उसके स्कूल ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था एनवायरनमेंट के ऊपर। एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जीती तो उसको कहीं बोलने का अवसर मिला। तो ऐसे करते करते बढ़ गई, है ना। तो एज इज नॉट ए क्राइटेरिया। मैं केवल उसकी बात नहीं करता हूँ, वो तो एक सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ पे मैंने आज ढूंढा था, एक मुझे एक व्यक्ति की जानकारी मिली, उसका नाम है वरद कुबाल। वो महाराष्ट्र में एक आचरा विलेज है, वहां पे रहता है। और जब वो 12 साल का था तब उसके घर के पास में एक तूफान आया था। तूफान में उसने देखा बहुत कुछ खराब हुआ है, लेकिन उसके आसपास के बहुत सारे पेड़ गिर गए। उन पेड़ों पे रहने वाली जो चिड़िया हैं उनको बचाने के लिए उसने प्रयास करना शुरू किया। वो करते 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 आज के टाइम पे वो बहुत सारे अभियान 4 सालों में, 5 सालों में वो ले चुका है। और अभी उसने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिसके अंदर वो एक अंडे के अंदर मिट्टी डाल के, सीड डाल के, उसमें क्वार डाल के, और उसको वो लोगों को देता है कि आप चलते चलते खुले में फेंक दीजिए। वो जिसको हम सीड बॉल्स कहते हैं ना, सीड बॉल्स, वो सीड बॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है। उसके तरीके से वो चला रहे, बड़े अच्छे से अवेयरनेस के लिए अंडे को बड़े अच्छे से पेंट करता है, बड़े अच्छे से उसको सजा के, और वो लोगों को देता है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस तरह के, केवल मैंने 2 नाम बताए, ऐसे आप देखेंगे तो अपने आसपास भी आपको, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जिनके लिए एज क्राइटेरिया नहीं है। इशू इज इंपॉर्टेंट। अगर इशू के लिए आप खड़े होते हैं तो सब कुछ अपने आप होने वाला है। आपको उसके लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है ना, वो मिलने वाली है। यू हैव टू हैव दैट कन्विक्शन। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आपको करेज होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये विषय मुझे लगता है, जिसने बोला ना अभी कि ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला विषय है, तो आप क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना है, ठीक है ना। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत आपने करनी है, क्योंकि ये विषय आपके क्लोज है। किसी ने बोला एजुकेशन रिलेटेड विषय है, तो आप कीजिए ना, आपको करना चाहिए, आपके पास जिम्मेवारी है, आपके पास ताकत है, आपको करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें करने की है। पर फिर एक और सवाल आता है कि ग्रेटा थनबर्ग की बात करी तो वो कोई विजुअल आर्टिस्ट थोड़ा है, वो कोई पेंटिंग थोड़ा बनाती है, उसका टाइम क्लासेस में थोड़ा निकल जाता है। ये जो आपने वरद का बताया, ये पता नहीं क्या करता होगा, ये अंडे वंडे बनाता रहता है, क्या सीड बॉल्स बनाता रहता है, इसके पास बाकी सब करने का टाइम कहाँ है। हमारे को तो और कुछ भी करना है। और मैं वैसे भी आर्टिस्ट हूँ, मैं ये सब काम में नहीं पढ़ने वाला, ये पढ़ने वाली जिम्मेवारी तो है, ठीक है, करेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्ट के माध्यम से सोशल अवेयरनेस और सोशल चेंज के बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एफर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहे हैं। मैं तुम्हें, आप लोगों को वर्ल्ड के कुछ एक 2 नाम बताता हूँ। एक आइजैक कॉर्डाल, स्पेनिश व्यक्ति हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम करा है। इन्होंने एक सीरीज चलाई है वेटिंग फॉर क्लाइमेट चेंज।
ये जगह जगह पे इंस्टॉलेशन करते हैं जिसमें एक लाइफ साइज स्कल्पचर बनाते हैं एक आदमी का और उसको पूरा पानी से भरा हुआ दिखा देते हैं, यानी कि वो पानी में डूब रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होने वाला है हमें मालूम है ना, हर साल बात होती है कि टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर लेवल से ओशन लेवल बढ़ रहा है, ओशन लेवल बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होगा, 2050 तक हमारे बहुत बड़े वर्ल्ड के जो आज के टाइम पे बहुत बड़े हब्स हैं, बहुत बड़े सेंटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, वो सब पानी के नीचे हो जाएंगे, सब मतलब बहुत बड़ी संख्या में। तो वो उसको उसके लिए आगाह कर रहे हैं लोगों को, उसको दिखा रहे हैं कि देखो ये तुम ठीक हो जाओ, नहीं तो ये होने वाला है। ये आर्ट इंस्टॉलेशन जगह जगह पे करते हैं। एक द टैकल ऑफ टेंटेकल ऐसा करके एक मीका आर्टनेक ने ये स्लोवेनियन कंट्री है एक यूरोप में, उन्होंने किया है। वो क्या उनका विषय क्या है कि समुद्र के अंदर आज बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा गहरी जगह है ना समुद्र के अंदर, वहां पे भी आज के टाइम पे प्लास्टिक आपको मिलता है। प्लास्टिक इतना ज्यादा ओशन में फैल चुका है, तो वो क्या करते हैं, यूज्ड प्लास्टिक की इस तरह की, मान लीजिए उन्होंने कोई बहुत बड़ी शार्क बना दी, वेल बना दी, इस तरह की पब्लिक इंस्टॉलेशंस करते हैं लोगों को अवेयरनेस फैलाने की। ये मैंने आपको एक यूरोप की बात बताई, एक कहीं और की बात बताई। हम लेट्स कम क्लोजर टू होम, हम बात करते हैं बॉम्बे की। धारावी आर्ट प्रोजेक्ट है। धारावी हम जानते हैं एक स्लम है और एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, शायद दुनिया का भी सबसे बड़ा स्लम होगा। वहां पे कोई स्लम है तो स्लम में सिर्फ बेरोजगारी है, सिर्फ पैसे की कमी, ऐसा नहीं होता। वहां पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है। वहां पर कोई लोग आके उनको अच्छा मोटिवेट कर दें, कोई प्रेरणा मिल जाए, इस बात की कमी है। लोगों को क्राइम में जाने की बहुत सारी ऑप्शन दिख जाएंगी, आर्ट में, किसी प्रोडक्टिव काम में जाने की ऑप्शन नहीं मिलती। तो धारावी आर्ट प्रोजेक्ट क्या करता है, धारावी के स्लम्स में जाकर वहां के लड़कियों को, वहां के बच्चों को वो मोटिवेट करता है, अपने साथ जोड़ के वहां स्लम्स को ही वो पेंट करते हैं। वो सडनली वो एक बहुत दुखी सा दिखने वाला स्लम एरिया जब वो पेंट हो जाता है तो कैसा एकदम चमकने लग जाता है, और उनकी जो पर्सनल एसोसिएशन रहती है उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। एक सैटरडे आर्ट क्लास चलती है, ये भी बॉम्बे में चलती है। इसके अंदर भी शनिवार के शनिवार जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनकी एक आर्ट क्लास ली जाती है, उनको अलग अलग विषय के ऊपर जानकारी दी जाती है और फिर उनको पेंटिंग बनानी सिखाई जाती है। इसके माध्यम से सीख रहे हैं और शनिवार को होने वाला काम है। हम एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एक है चल रंग दे। ये भी बॉम्बे का प्रोजेक्ट है। ये भी स्लम्स में जाके स्लम्स को ब्यूटीफाई करना, उनको पेंट करना। अगेन ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा लग सकता है कि एक स्लम्स को पेंट किया, इसमें क्या अच्छा काम है, क्या अच्छा काम है। ये आपके लिए हो सकता है कोई मैटर ना करता हो, जो वो 10 बाय 10 के कमरे में जो 6 लोग रहते हैं ना, जिनके जीवन में बहुत कम उम्मीद है, वो होप नहीं है, उनका जब एकदम से घर एकदम सुंदर लाल पीले रंग में हो जाता है ना, और वो खुद चढ़ के करते हैं, उनको एक विश्वास मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी हमारे लिए केयर करती है, वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने आप को। उनको लगता है कि मैं भी क्रिएटिव हूँ, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ। इतनी सारी छोटी छोटी चीजों का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये चल रंग दे तो मैंने बॉम्बे का बताया। हमारे यहाँ दिल्ली में दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के नाम से भी किसी तरह का प्रोजेक्ट चलता है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर वो उन एरियाज को पेंट करता है। उसके अंदर मैसेजिंग भी रहती है। और अभी रिसेंटली उन्होंने रघुवीर नगर, दिल्ली में तिलक नगर के पीछे एक जगह है, वहां पे उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट करा, वो बहुत अच्छे से उसके बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये मैंने बताया, ये यूरोप के एग्जाम्पल बताए मैंने, वेस्टर्न कंट्रीज के एग्जाम्पल बताए, बॉम्बे के बताए, अपनी दिल्ली का मैंने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट बताया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जिस मंच से जुड़े हैं, उड़ान, गुनिंद्रो जी, दीपक जी म्यूट कीजिए। तो अपना जो उड़ान जिससे आप जुड़े हैं ना, उड़ान ने पिछले 2 सालों से ये काम करना शुरू किया है। हम केवल और केवल अभी 1-1.5 महीने के लिए कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा रहेगी कि आप में से कुछ लोग वॉलेंटियर करें। आप बोले कि हाँ हम 6 महीने के लिए अपना टाइम देते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे। ये मेरे उड़ान के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने उड़ान के ऊपर छोड़ दिया। उड़ान मेरी प्लानिंग करे कि इस शनिवार को, इस रविवार को 2 घंटे के लिए मेरी क्या प्लानिंग है, मेरे को क्या काम करना है, मैं वो करूंगा या करूंगा। उड़ान ने दिल्ली की लगभग 16 सेंटर्स में
पिछले साल और इस साल 46 बच्चों को, पिछले साल और उससे पिछले साल, इस साल बहुत कुछ नहीं हो पाया है, 16 सेंटर्स में 46 बच्चों को एंगेज करके, यानी कि आप जैसे, और फिर उनको एक्चुअली सेंटर्स में फिजिकली भेजा, आर्ट की क्लासेस लेने, डांस की क्लासेस लेने, म्यूजिक की क्लासेस लेने, ये सब क्लासेस उनकी वहां पे हुई। और हमने तो उनको बोला था, उसका नाम रखा था हमने 30 डेज ऑफ जॉय, 30 दिन आनंद के, 30 दिन मस्ती के, 30 दिन एंजॉयमेंट के, 30 डेज ऑफ जॉय। और हमने बोला था हफ्ते में आप 2-3 दिन जाना बस बहुत है, और 1 महीने तक करना है। लेकिन आप मानोगे नहीं कि इतना अच्छा अनुभव आया कि बच्चों ने 2 महीने तक उसको कंटिन्यू करा, वो डेली भी जाने लग गए। और उसके बाद उनका इतना प्रेशर था, इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई उन बच्चों के साथ कि हमें ये बोला गया कि आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराइए, इनकी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज कराइए। हमने एक ऑडिटोरियम बुक किया, उस ऑडिटोरियम में उन बच्चों की 15 अगस्त पर परफॉर्मेंस कराई हमने। तो ये अभी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आप सब, जिस तरह की आपकी सोशल अवेयरनेस है, जितनी आपके अंदर सेंसिटिविटी है, जितनी आपके अंदर ये सब काम करने के लिए मोटिवेशन है, वो मुझे दिख रही है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो आपस की ये जो कांटेक्ट है ना, ये हम जो जुड़े हैं ना आपस में, ये खत्म नहीं होने वाला। आप हमें बताने वाले हो कि कोर्स तो मैं अगला करूंगा या करूंगी, वो ठीक ही है, लेकिन मुझे बताइए कि मुझे सोशल इश्यूज के लिए क्या करना है। ठीक है ना, 2 तरह की चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। किसी ने बताया, वैसे बाय द वे कोई बताएगा, किसी ने आपसे बोला कि उड़ान क्यों करा रहे भाई? उड़ान की फैकल्टी के लोग यहाँ पे, मंजरी जी, रितु जी, दीपक जी, तृप्ति जी, वाहल जी, ये सब भाई खाली लोग नहीं है, ये अपने अपने प्रोफेशन में सेटल्ड लोग हैं, एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। ये क्यों टाइम निकाल के ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आपने कभी पूछने की कोशिश की या इन्होंने कभी बताया क्या आपको? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। ऐसा है कि ये गिव एंड टेक है। ये जो टाइम दे रहे हैं ना, हमारी अपेक्षा है आपसे भाई, हम ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा, हम आपसे पैसे नहीं कमाना चाहते, लेकिन हम आपसे बदले में कुछ चाहते जरूर है। और वे चाहते हैं कि आपकी सोशल अवेयरनेस बनी रहे, उन सोशल इश्यूज जिनकी हमने सब बात करी, आज कुछ है कल को कुछ और हो सकते हैं, उनके ऊपर आपका एक स्टैंड हो। और वो स्टैंड क्या हो? वो स्टैंड ऐसा नहीं कि जो मैंने व्हाट्सएप पे देख लिया, जो मैंने न्यूज में देख लिया, जो मैंने पेपर में पढ़ लिया, जो मेरे पड़ोसी ने बता दिया, चाहे बेचारे को खुद को नहीं पता लेकिन बता दिया, मैंने मान लिया। वो स्टैंड आपका इन्फॉर्म्ड स्टैंड हो, सोसाइटी की हित का हो। ऐसे नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, वो देश के भले का हो। ये सब चीजों को ध्यान में रखे, वो ऐसी हमारी मानसिकता बने, इसके लिए ये सब लोग टाइम लगा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझते हुए, जैसे मैंने कहा कि 2 विषय हम आपसे स्पेसिफिक टू डूज या उसकी बात करते हैं। तो एक तो पर्सनल इनिशिएटिव आप लेंगे, यहाँ पे 50-56 लोग जो हैं, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, आप सभी लोग पर्सनली किसी एक विषय पे एक इनिशिएटिव लेंगे, उसके लिए काम करेंगे। चाहे आप पब्लिक में जाके, आपको लगता है जेंडर इशू यानी विमेन इशू है, तो मुझे कोई इंस्टॉलेशन करनी है, मुझे ब्लैक कार्ड लेके पकड़ना सिर्फ, आप वो हिम्मत दिखाइए, आप पर्सनल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव लीजिए और वो करके दिखाइए और हमें बताइए। एक दूसरा, उड़ान की प्लानिंग से आप में से जो जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, हम चाहेंगे सबके सब करें, लेकिन फिर भी यू आर फ्री टू चूज। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम बदले में आपसे ये नहीं कहेंगे कि जबरदस्ती है कि आना ही पड़ेगा। अब आपको, आपने कोर्स कर लिया, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप चूज कीजिए कि हाँ ठीक है, उड़ान का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये इसमें मैं काम करूंगा। आप पहले से बता के रख सकते हैं ताकि हम अच्छे से प्लानिंग भी कर पाए। ठीक है जी। तो कुल मिला के जो मैंने बात रखी, मैं उसको कंक्लूड करता हूं। एक तो मैंने आपसे बात की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एज एन आर्टिस्ट हमारी एक एडेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास पावर है लोगों के सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने की, लोगों के मन से जुड़ने की, लोगों के मन को प्रभावित करने की, समाज को दिशा देने की। इस पावर को हम समझें, उस पावर को समझते हुए जो काम करना है वो करें।
दूसरी बात हमने बात की कि आज के इश्यूज क्या है। आपने बहुत सारे इश्यूज बताए, मैंने उसमें 3 इश्यूज ऐड करे। एक एनवायरनमेंट का इश्यूज है, एक फेक न्यूज का इशू है, और तीसरा है जो सोशल डिवाइड करने का समय समय पर हमारे देश में प्रयास होता है। ये अमीर है, ये गरीब है, और वो लोग नहीं करते, ये बाहर का व्यक्ति, यानी कि कभी मीडिया करता है, कभी बताने वाला करता है, कभी पॉलिटिकल पार्टी करती है। इसकी तरफ हमारी अवेयरनेस होगी तो बहुत सारी चीजों के झांसे में हम नहीं फंसेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं कि मैं तो 20 साल का हूँ, मैं तो 19 साल की हूँ, मैं तो 25 साल का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। आपके अंदर कन्विक्शन और करेज होनी चाहिए। हम अच्छे से जो आप चाहेंगे वो कर पाएंगे, ऐसा हमें तो विश्वास है, आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पे। फिर हमने बात की कि आर्टिस्ट के नाते क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। एक तो मेरे मन में जो इशू मेरे क्लोज है, मैं उस पर एक स्टैंड लूंगा, एक स्टैंड लूंगी, और सिर्फ स्टैंड नहीं, ऐसा मीटिंग में स्टैंड ले लिया, मैंने घर पे बोल दिया, वो नहीं। वो जो स्टैंड हमने लिया है ना, उसको पब्लिक में जाके हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम वी आर गोइंग टू स्टैंड फॉर दैट एंड वी आर गोइंग टू ट्राई एंड कन्विंस अदर पीपल टू डू इट ऑल्सो। हम अपने विषय के बारे में लोगों को जानकारी देने वाले, उनको कन्विंस करने वाले, उनको बताने वाले कि हम क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, उड़ान की योजना से, उड़ान के प्लान से आर्ट फॉर ए कॉज, आर्ट फॉर ए कॉज, इस विषय के ऊपर हम सब इकट्ठे होने वाले हैं। हम अपना कुछ ना कुछ टाइम देने वाले हैं। मैंने ज्यादा समय बात करते हुए मैंने युवा बोला, मैंने बच्चे बोला, लेकिन मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो रिसर्चर हैं, जो टीचर्स हैं, जो कॉलेजेस में आर्ट पढ़ाते हैं, या कोई नए भी हैं, उम्र में ज्यादा है, बच्चे नहीं हैं, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा आपसे भी निवेदन है, आप इससे जुड़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये सब काम करें। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे पास लगभग 10 मिनट है। आप में से कोई कुछ पूछना चाहे, या ये जो मैंने आर्ट फॉर ए कॉज बात की उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से कुछ संक्षिप्त में 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कुछ कहना चाहे, ताकि अगर कोई 4-5 लोग कहना चाहते हैं तो वो कहने का अवसर मिले। जी समीक्षा। Good evening, sir. Good evening. Sir, I'm an art student. I'm doing my master's from Lucknow University. मुझे उड़ान से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और इतने टाइम से मैं इस वर्कशॉप को अटेंड कर रही हूँ। तो मुझे आगे इस वर्कशॉप मतलब उड़ान से जुड़ना है और सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। So being a volunteer, I want to join उड़ान to do something for the society, to welfare the society. बहुत अच्छा समीक्षा जी। आप ना एक बारी यहाँ पे तो आपने बताया ही, मंजरी जी ने, रितु जी ने, तृप्ति जी ने, दीपक जी ने नोट किया ही होगा। मुझे लगता है कि एक बारी व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में आज डाल देंगे ना कि यू वांट टू डू दिस, तो हमारे ध्यान में डेटा रहेगा, मिस नहीं होंगे हम, ना कुछ नाम छूट नहीं जाएंगे हमसे, है ना। ठीक है ना जी। और कोई? Yes sir, sir my name is Deepa and I am from झांसी। सर मैंने मास्टर्स किया है अभी, और उसके बाद ही सर जैसे आपने बताया कि कुछ कॉजेज जो हमें अपने सोशल में दिखते हैं, हम उस पर एक्शन अपनी आर्ट के थ्रू ले सकते हैं। तो सर अभी जैसे कि ये कोरोना टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज करते हैं। तो अभी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है उसमें सर वो एपी पे, इंस्टा पे, बहुत सारी चीज़ों पे लड़कियों के नाम से फेक अकाउंट बना के, और या फिर कहते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें जो गलत मैसेज आए या बहुत सारी चीजें आए, तो उस पर मैंने वर्क किया है। एंड सेकंड थिंग, मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया है कि लोग बर्थडे पार्टीज बड़े जगह पे जाके ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अभी ऐसे टाइम पे सर हमें उनकी हेल्प करने की जरूरत है जो लोग रोड पे हैं या फिर जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं अपनी बर्थडे के टाइम पे हर बार, या मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं जिसकी जब भी बर्थडे होती है, तो हम जो ब्लाइंड स्कूल है या फिर जो पुअर फैमिलीज हैं या स्टेशन पे जो बहुत सारे लोग हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं जब भी किसी का भी बर्थडे होता है। बहुत ये मैं अपनी पेंटिंग में भी ये सब्जेक्ट रखती हूँ। तो सर और अभी ये जो आपने मुझे पॉइंट बोला कि उड़ान से हमें जुड़ के एक वॉलंटियर का मौका मिलेगा, तो सर ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी सर इससे। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा दीपक, थैंक यू जी। और कोई? ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो नहीं बोल रहे वो इसलिए नहीं बोल रहे कि उनको लग रहा है कि टाइम पूरा हो गया है, 5:08 हो गए हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा रहेगी जुड़ने के लिए। जो उड़ान इनिशिएटिव लेके आने वाला है, आप
ये केवल हैंड रेज कर दें जिनको लगता है कि ये आइडिया ठीक है, हम कोई भी प्लान अगर सोशल कॉज के लिए उड़ान लेके आएगा तो हम उसमें कनेक्ट होना चाहेंगे, है ना। हैंड रेज कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारा ये प्लान अच्छा है कि नहीं अच्छा। जी, और अच्छा, बाकी लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो नहीं कनेक्ट होना चाहते? ठीक है, मैं अच्छे से देख रहा हूं। ठीक है, लगभग 50% ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको कनेक्ट होना चाहिए। आप लोअर हैंड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बारी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होंगे ही इस वर्कशॉप का जो बना होगा, उसके अंदर बता दीजिए। कई बारी हमारा नेटवर्क कम होता है, कई बारी माइक नहीं चलता, कई बारी कुछ और समस्या होती है, या कई बारी हम सबके सामने कुछ कहना नहीं चाहते, तो ठीक है, जो भी कारण हो आप लेकिन उसमें जानकारी दीजिए। हम कुछ अच्छा प्लान करेंगे, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि हमें ऑनलाइन प्लान करना पड़ेगा। तो आप में से जो जो लोग वॉलंटियर करेंगे, हम अकॉर्डिंगली उतने बड़ी स्केल का एक कुछ अच्छा काम प्लान करेंगे। ठीक है ना जी, मेरी ओर से इतना ही। आपको बाद में भी लगे कि कुछ इस विषय के संबंध में दोबारा कोई बात करनी है, कोई चर्चा करनी है, कोई आवश्यकता लगती है, तो आप मंजरी जी से, रितु जी से, तृप्ति जी, दीपक जी, किसी से भी उनके माध्यम से मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, बात करना चाहें बात कर सकते हैं। ठीक है जी, सभी को नमस्कार, मेरी ओर से इतना ही। मंजरी जी। धन्यवाद सुमित जी इतने प्रेरणादायी चर्चा सत्र के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनुपम जी को। सर आप कृपया आए, हम आपसे भी सुनने के लिए आतुर हैं। अनुपम जी म्यूट है आपका। धन्यवाद। आज का जो उड़ान का सत्र रहा, ये बहुत ही सार्थक सत्र रहा मेरे हिसाब से, और चर्चा भी बहुत सार्थक रही। सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सुमित जी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं ही है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो बहुत अच्छी लगी मेरे को, कि किस प्रकार कलाकार की क्या भूमिका होती है समाज में, हमको नहीं पता होता, कई बार हमें ध्यान में नहीं आता, लेकिन आज काफी चीजें स्पष्ट हुई हैं। आप लोगों के खुद के माध्यम से आप लोगों ने खुद बताया कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, और बाकी सुमित जी ने बहुत विस्तार से उदाहरण देकर बताया कि कलाकार की क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, और क्या वो कुछ क्रिएटिव ऐसा कर सकते हैं कि जिसको समाज ग्रहण करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, नाटक का मंचन, हरिश्चंद्र नाटक का मंचन चल रहा था, मोहन नाम का बच्चा देख रहा था, और ऐसे बहुत से बच्चे देख रहे होंगे उस नाटक को जिनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। ये तो एक नाम है, और ऐसे रोज नए नए नाटक होते हैं, नाटक भी होते हैं, चित्र बनाए जाते हैं जिनका प्रभाव आम जनता के ऊपर पड़ता है। नुक्कड़ नाटक एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जब वो सड़क पे करते हैं उसमें कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी टीम जाती है और वो शोर मचाते हैं और सब समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक वो नया संदेश वहाँ पर देते हैं। तो इस तरह से आपका भी विजुअल आर्ट के माध्यम से आप पेंटिंग बनाते हैं, पोस्टर मेकिंग करते हैं, वॉल राइटिंग करते हैं, कार्टून्स बनाते हैं। कार्टून एक बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत छोटे से में श्रीमान बहल जी बहुत नामी कार्टूनिस्ट हैं आप तो, और जिसमें कि बहुत छोटे में हम अपनी पूरी बात को व्यंग के रूप में कहे जाते हैं और समाज में वो ऐसे फैलती है जैसे सब जने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। तो कार्टून के बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं हुई थी, तो कार्टून भी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है क्योंकि आपका विजुअल आर्ट का ये सत्र है। तो ऐसी बहुत सी चीजें रही जो शायद हमारे लिए सबके लिए नई थी और सुमित जी ने बहुत अच्छे से उस पर प्रकाश डाला। और मुझे लगता है कि आज हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो एक संकल्प लेके जाएं कि हम और कुछ नया करेंगे, कुछ और नया क्रिएटिव काम करेंगे, सकारात्मक करेंगे, समाज के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उड़ान के साथ आप लोग जुड़ें, ये हमारा आग्रह है। क्योंकि जब हम आप लोगों के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सेशन जो लेते हैं
यहाँ के हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो हमारे वर्टिकल हेड्स हैं, ये सब लोग बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, जो बताया सुमित जी ने, सब लोग अपने अपने फील्ड के में एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं, वो अपना कीमती समय दे रहे हैं और हम आपसे कुछ नहीं ले रहे। हमारी केवल अपेक्षा आपसे ये है कि आप यहाँ पर आएं और कुछ सीखें और समाज में जाके कुछ नया क्रिएटिव काम करें जिससे समाज का भला हो। मुझे आज यही कहना है और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी म्यूट है। हाँ, धन्यवाद अनुपम जी आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए। अब मैं हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे विजुअल आर्ट टीम के मेंटोर श्री विजय वाहेल जी से निवेदन करूंगी कि सर आप कृपया आएं और हमें आगे की वर्कशॉप्स के बारे में जानकारी दें हमारे प्रतिभागियों को। सर। रितु जी नमस्कार। आज का जो भी कार्यक्रम चल रहा था ये इंटरैक्टिव सेशन था। आज आपने देखा होगा हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही जो थी राष्ट्र वंदना से करी थी और राष्ट्र वंदना में जो भी गायन हो रहा था वो भाषा भी, उसके लिरिक्स भी, और जो उसमें रोल प्ले कर रहे थे वो छात्र थे और अध्यापक थे। मतलब स्वतंत्रता मिलना एक बात है और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना अलग बात है। मैं समझता हूँ कि ये सारा भार कभी भी देखा गया है तो युवाओं पर आता है और युवाओं में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, हम लोग जानते हैं चाणक्य शिक्षक था, उसने क्या से क्या कर दिया, लेकिन ये सब करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि चाहे वो काम की हो या बात की हो, हमें क्रिएटिविटी जरूर चाहिए। अभी बात में क्रिएटिविटी की बात कही आ रही थी, मुझे लग रहा था ज्यादातर हम आर्ट के आसपास ही क्रिएटिविटी में घूम रहे थे, लेकिन शायद मैं ये खुद बताना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी खाली ड्राइंग की क्रिएटिविटी नहीं है। हम कभी समस्या में उलझ जाते हैं, उस समस्या से निकलना भी क्रिएटिविटी है। अभी किसी बच्चे ने कहा कि आजकल स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन में बहुत है। अरे डिप्रेशन में क्यों है भाई? डिप्रेशन से निकलना भी क्रिएटिविटी है। डिप्रेशन क्यों है उस चीज को समझना और उस समस्या का समाधान ढूंढना। हम किसी अंधेरे कमरे में अगर बंद हैं तो शायद हम ये खोजने की कोशिश करते हैं उजेला किधर मिलेगा, हम टटोलते हैं, पकड़ते हैं, हिलाते हैं, कुछ इस तरह के झटका देते हैं। मतलब हम क्रिएटिव होते हैं तभी हमें उससे समाधान मिलता है, किसी समस्या से समाधान मिलता है। चाहे वो फेक न्यूज की बात हो, कोई भी चीज हमारे सामने आ रही है, हम लोगों को बताते रहते हैं जो सामने आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो, और जब हम समझने लगते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में ये सही है या गलत है। ये सही और गलत का पहचान करना भी एक क्रिएटिविटी है, मैं मानता हूँ। इसलिए क्रिएटिविटी खाली ड्राइंग के मामले में मैं शुरू से कहता चला रहा हूँ कि हम लोग ड्राइंग के मामले में ड्राइंग में काम करने के साथ साथ भी हम वो फैकल्टी डेवलप करना चाहते हैं जो अच्छा देख सकता है, अच्छा बता सकता है। अभी बात हो रही थी कि कोई आप जाएंगे किसी को बताएंगे, वो समझता है नहीं समझता है। मैं अपने बारे में बताऊं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब कभी पढ़ता था, इंटर मैंने किया, तब तक मेरे आगे कुछ नहीं था कि मैं क्या करूंगा। जब मैं इंटर में किसी अपने दोस्त के साथ जा रहा था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर इवनिंग क्लासेस चलते हैं, वो मैं तेलुगु साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के, तो वो मैं सीखने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। मैं उसके साथ चला गया, वो तो तेलुगु क्लासेस चला गया, मैं तो इंटरेस्टेड था नहीं उसमें। मैंने देखा वहाँ ड्राइंग की क्लासेस भी हो रही हैं। मैंने ड्राइंग की क्लासेस में देखा, उनसे अध्यापक से बात करी, उसने कहा आप आइए रोज यहाँ पर, इंटर की बात आ रहा हूँ। और उसने जब मुझे वहाँ बुलाया, उन्होंने बताया कि एक कोर्स भी होता है, इसमें आप कर लीजिए, तो मैंने वो कर लिया। यू विल नॉट बिलीव कि दैट मोमेंट जब उस स्टूडेंट ने, हमारे साथी ने मुझसे कहा था कि इधर चलना है, मुझे जाना है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय होल लाइफ। अगर मैं उसके साथ न गया होता तो आज मैं यहाँ न होता। ये है वो काम जो आप करने जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप किसी को कुछ कह रहे हैं जा करके, आप सच मानिए, क्या पता वो समझने वाला, समझने की तैयारी में हो, उसको कोई बताने वाला ना मिल रहा हो। आप सच मानिए कि आपके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर है। आप भी उसी तरह से हैं। आप जो अपना काम करेंगे वो किसको कहाँ पर फायदा देने वाला है,
किस तरह से उसको उसकी पूरी चेंजेस होने वाले हैं, इसमें समझ में आने वाली बात है। जिस तरह से मैंने शुरुआत करी थी राष्ट्र वंदना से, उसमें जो कहा था, इसी तरह से जो स्वतंत्रता मिली है आज मैं समझता हूँ ये संकल्प दिवस के रूप में है। हम जो कुछ करें, अगर देश है तो हम हैं, इसलिए ये मान के चले संकल्प ने कि हम अगले पूरे साल में हम देश के लिए क्या करने वाले हैं। आप सच मानिए, आप अपने लिए भी अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देश आप सबसे मिलकर बना हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, क्रिएटिविटी नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट। क्रिएटिविटी किसी भी चीज में हो सकती है। मैं कभी अभी सोच रहा था, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, घर में बूढ़े हैं, वो सोशल सर्विस या ऐसा करें सैनिटरी पर काम करना चाहते हैं, कुछ साफ सफाई पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको घुटनों में दर्द है, वो झुक के झाड़ू नहीं लगा सकते, तो आपने झाड़ू में ही एक ऐसा बांस लगा दिया, डंडा लगा दिया, तो ये सिंपल क्रिएटिविटी ये भी है। मतलब जो नहीं कर सकते थे, आपने उनको करने का एक सहयोग दिया, सहायता दी। इट इज ऑल्सो ए सिंपल क्रिएटिविटी। इस तरह से सोच में क्रिएटिविटी, बताने में क्रिएटिविटी, आप अपना काम करते हैं उसमें क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें क्रिएटिविटी डेवलप होती हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डील करना चाहते हैं, उनको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह पूरा करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव टू बी क्रिएटिव। आप किस तरह से कर सकते हैं ये आपकी जानकारी में होगा, तभी जब आपके दिमाग की खिड़कियां खुली होंगी। और दिमाग की खिड़कियां खोलने का हमने जो आपको रास्ता बताया है, कुछ ड्राइंग करिए। ड्राइंग इज नॉट द ओनली आर्ट, इज नॉट ओनली ड्राइंग, ड्राइंग इज डूइंग। इफ द ड्राइंग इज परफेक्ट, you must remember that you are going to be perfect, this doing side perfection। और डूइंग परफेक्ट होगी तो किसी भी काम को कैसे होता है ये आपकी समझ में आने लगेगा, तो कोई भी काम हो आप कर सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हमने आर्ट की फील्ड में हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको ड्राइंग करिए और सोचिए, समझिए, मुस्कुराइए। लोग कभी कभी बात होती है कि हमारे सामने समस्याएं आती हैं, ये समस्याओं को भी अगर हम समस्याओं से डिप्रेस होकर के बैठ जाएंगे तो हमें रास्ते नहीं दिखाई देंगे। हमें रास्ते खोजना है तो उस खोजने की तैयारी में हमें मन से प्रसन्न होना पड़ेगा। जो भी समस्या है, कृष्ण गीता में कहा है ना, जो कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझके ऊपर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर सकते हो तो कर्म करो और फल मेरे ऊपर छोड़ दो। ये यही है कि जो कर सकते हो करो, तो फल तो आगे मिलेगा, और ठीक काम करोगे तो ठीक फल मिलेगा, ये मान के चला जाए। ये इसलिए आज संकल्प का दिन है। संकल्प ले कि हम देश के लिए क्या करेंगे। इनडायरेक्टली मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने लिए अच्छा क्या करेंगे, और जो अपने लिए अच्छा करेंगे मैं समझता हूँ वो देश के लिए अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। हम अगले कार्यक्रम सूचना जैसा थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, हम आपको कल आप बताएंगे। आज का बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया सुमित जी ने और अनुपम जी ने, जो बातें कही हैं वास्तव में बड़ा सारगर्भित रहा। सुनने वालों को भी आनंद आया होगा, उनके लिए भी बड़ी साफ सुथरी बातें और समझ में आने वाली बातें, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में काफी अच्छा आज का उद्बोधन यार ऐसा रहा। और मैं भी कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आप सबको शुभकामनाएं। और अगले साल एक बात और मैं छोटी सी कह सकता हूँ, मैंने कहीं और भी बात करी थी कि हम अंग्रेजी में लिखते पढ़ते तो हैं, अभी वो समय नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा में लिखने लगे। आजकल जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी लिखा गया है कि आप समापन की तरफ और मैं हमारी वर्टिकल हेड डॉक्टर मंजरी गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वह आए और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। मंजरी जी। धन्यवाद ऋतु जी। आप सभी को नमस्कार। और विधान से संबंधित प्रकार सेवा किस दिशा में कार्य करता है।
आज सभी लोग मुझे लगता है जो उड़ान के पार्टिसिपेंट्स हैं एक समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। आपके विचार जानकर हमें खुशी भी हुई और हमें लगा कि हमारा प्रयास सफल रहा। आज हमारे साथ उड़ान के आधार स्तंभ आदरणीय श्री अनुपम भटनागर जी उपस्थित रहे। आपके सहयोग व मार्गदर्शन से ही उड़ान अपनी उड़ान भरने में सफल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मूल्य समय निकाला और आप हमारे साथ आज रहे। उड़ान के संयोजक आदरणीय श्री सुमित मालूजा जी हमें नए नए विचार देते रहते हैं कि हम किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करें व उन कार्यक्रमों से सभी लोग लाभान्वित हो सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विजय सर ने, जो कि हमारे मेंटोर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें क्रिएटिविटी क्या है एक नए ढंग से समझाया कि हम जो कुछ भी नया करते हैं किसी से भी संबंधित हो वो क्रिएटिव होता है। आर्ट इज डूइंग, नॉट ड्राइंग, ड्राइंग इज डूइंग ओनली। सर के मार्गदर्शन में हम हमेशा वर्कशॉप्स का आयोजन करते हैं और सर के मार्गदर्शन के बिना किसी भी वर्कशॉप का आयोजन संभव नहीं होता। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे जो इस पूरे कार्यक्रम को टेक्निकली संभालते हैं हमारी विजुअल आर्ट के सदस्य दीपक जी, जो स्वयं अपने आप में एक आर्टिस्ट हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सुमलता जी, जो लगातार पार्टिसिपेंट्स से कांटेक्ट करती हैं और उनको एक सूत्र में बांधे रखती हैं। सुमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विजुअल आर्ट टीम की मेंबर डॉक्टर दीप्ति जी, जो लगातार हमें सहयोग देती हैं जिससे हम कार्यक्रमों को सफल आयोजन कर पाते हैं। दीप्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सफल संचालन के लिए ऋतु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान के सभी सदस्य हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं वर्कशॉप करने के लिए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे कि आज सबके परिचय से पता चला है कि देश के विभिन्न कोनों से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसी धन्यवाद के साथ ये आज कार्यक्रम का समापन होता है। धन्यवाद। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।